लोकसभा का चुनाव, आम चुनाव, 2024 की चुनौती। जिक्र पिछले एक साल से चल रहा है कि 2024 में क्या होने जा रहा है। क्या बीजेपी अपने एनडीए अलायंस के जरिए एक बार फिर सत्ता में आएगी? क्योंकि बीजेपी ने तो नारा यही दे दिया है कि तीसरी बार भी मोदी सरकार और अब की बार 400 के पार। तो बीजेपी का 400 पार पहुंचना लोगों को हजम हो जा रहा है, वो उसे मान ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हां, बीजेपी अगर कह रही है तो 400 के पार पहुंच जाएगी। लेकिन विपक्ष का क्या? विपक्ष के लिए चुनौती बड़ी है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो विपक्ष ने पार कर ली। जिस चुनौती का नाम था गठबंधन बनाना, जिस चुनौती का नाम था एक ऐसा अलायंस तैयार करना जिसमें विपक्ष के दलों का एक जमावड़ा लगे और सभी तैयार हो जाएं और सभी राजी हो जाएं कि लोकसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ना है। लिहाजा ये पहली चुनौती तो विपक्ष ने पार कर ली और इस चुनौती को जीतते हुए विपक्ष ने अपने अलायंस का नाम दे दिया इंडिया अलायंस। और ये इंडिया अलायंस जब से इसके नाम का ऐलान हुआ तब से ही मानो बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती सामने आ गई। तभी तो इंडिया अलायंस का नाम हो या फिर इसका प्रोनाउंसिएशन, उसकी स्पेलिंग में गलती निकालना हो और उसके आधार को खोजना हो, गोदी मीडिया से लेकर बीजेपी के नेताओं तक सभी इस मुहिम में जुट गए कि कैसे भी कर इस इंडिया अलायंस के नाम को ही खराब कर दिया जाए, इस नाम के औचित्य पे ही सवाल उठा दिए जाएं। लेकिन ये लड़ाई तो विपक्ष जीत चुका था क्योंकि उसने गठबंधन बना लिया था और इस गठबंधन से कोई भी छिटक कर दूर नहीं हुआ। उल्टा हुआ ये कि एनडीए के साथ ही भी इंडिया अलायंस के साथ जुड़ गए, यानी गठबंधन अपने स्वरूप में सबसे बड़ा विपक्ष का गठबंधन बन गया। अब मामला तो यह है कि विपक्ष ने पहली लड़ाई तो जीत ली, लेकिन अगली लड़ाई सीट बंटवारे की वो कैसे जीतेगा? क्योंकि बीजेपी की नजर तो सिर्फ इसी बात पर लगी है कि अगर अलायंस बनने पर और अलायंस के नाम के ऐलान तक विपक्ष में फूट नहीं पड़ी है तो कम से कम सीट बंटवारे के नाम पर तो फूट पड़ जाए। और अगर ये फूट नहीं पड़ती है तो बीजेपी के लिए 2024 में बहुत मुश्किल का सामना उसे करना पड़ेगा। और लग भी यही रहा है कि इंडिया अलायंस बड़ी ही संजीदगी के साथ और कदम फूंक फूंक कर रख रही है और गठबंधन के अलायंस को लेकर, गठबंधन में सीट के बंटवारे को लेकर हर एक दल से बात हो रही है राज्यवार। ये तमाम उलझनों को सुलझाया जा रहा है। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और जो ये भी तय करती है कि आने वाले 2024 में विपक्ष का चेहरा कौन होगा और किस पार्टी से होगा, क्योंकि एक कांग्रेस पार्टी ही विपक्ष के गठबंधन में ऐसी है जो पूरे इंडिया में हर राज्य में चुनाव लड़ेगी और जो अपने दम पर कम से कम 100 सीटें तो ले ही आएगी। इस आकलन के बाद कांग्रेस अब धुरी बन गई है और कांग्रेस हर राज्य में अपने अलायंसेस से, अपने सहयोगी दलों से बातचीत कर रही है सीट बंटवारे को लेकर, जो खासा अहम। दिल्ली में खास तौर पर आम आदमी पार्टी, जिससे 36 का आंकड़ा कांग्रेस का है और दिल्ली कांग्रेस के नेता तो अरविंद केजरीवाल को हजम भी नहीं कर पा रहे हैं। ये भी नहीं तय कर पा रहे हैं कि केजरीवाल का वो विरोध करें या साथ दें। उस पार्टी से भी सीटों के बंटवारे पर बात हुई और बात बहुत खुशनुमा माहौल में हुई। कहा यह जा रहा है कि पंजाब को लेकर, जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पर कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी और आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पे लड़ेगी, ये तय हो चुका है। दिल्ली में भी यही फार्मूला तय हो चुका है कि आखिर आम आदमी पार्टी जहां सत्ता में है और कांग्रेस जहां विधानसभा में एक भी सीट नहीं जीत पाई है, उसको कितनी सीटें मिलनी, ये तय हो चुका है। मामला आम आदमी पार्टी के साथ अगर फंस रहा है तो वो है हरियाणा और गुजरात, जहां आम आदमी पार्टी चाहती है कि हरियाणा में भी उसे सीटें मिलें और गुजरात में तो अरविंद केजरीवाल जाकर एक सीट पर ऐलान भी करके आ गए अपने उम्मीदवार का। ऐसे में हरियाणा और गुजरात दो जगह पर बातचीत आगे बढ़ रही है, लेकिन पंजाब और दिल्ली में मामला तय हो चुका है, सीटों का बंटवारा हो चुका है, खबर आनी बाकी है। यही सिलसिला आगे बढ़ा तो आगे महाराष्ट्र में भी सब कुछ बहुत सलीके के साथ इंडिया गठबंधन ने तय कर दिया है। इंडिया गठबंधन के साथ शिवसेना का उद्धव ठाकरे का गुट भी है, शरद पवार की एनसीपी भी है और फिर कांग्रेस के साथ साथ प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को भी कुछ सीटें देने का ऐलान होने ही वाला है। और कांग्रेस के खाते में से एक आध सीट कुछ और छोटे दलों को या कुछ नेताओं को दी जा सकती है। यानी महाराष्ट्र में जहां इंडिया गठबंधन महाविकास अघाड़ी को हर सर्वे बढ़त दिखाता है,
और अभी भी आज की स्थिति में भी बढ़त दिखा रहा है, वहां पर इंडिया गठबंधन ने अपनी सभी सीटों को तय कर लिया है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, कहां पर किसका उम्मीदवार होगा। हरियाणा के साथ साथ अब गुजरात पर आम आदमी पार्टी की नजर है, तो वहां क्या होगा इस पर देखना होगा। लेकिन सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर है कि आखिर इंडिया गठबंधन वहां कैसे लड़ेगा, वहां क्या रणनीति होगी और वहां पर किस तरह का अलायंस बनेगा। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को इंडिया गठबंधन में लाया जाए या उन्हें मनाया जाए, या बहुजन समाज पार्टी खुद तय कर ले कि उसे इंडिया गठबंधन में आना है, तो स्थिति क्या बनेगी। बहुत सी खबरें आई, मोदी मीडिया और तमाम ट्रोल वेबसाइट ने इस खबर को बहुत तेजी से हाईलाइट किया कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी बहुजन समाज पार्टी के इंडिया गठबंधन में आने से नाराज हैं। वो उन्होंने तय कर दिया है कि इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी ना आए। लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने सीधे तौर पर इस बात का जिक्र करते हुए कह दिया, अखिलेश यादव ने, कि मायावती बहुत बड़ी नेता हैं, उनका सम्मान होना चाहिए और उन्हें कोई भी मुश्किल नहीं है कि अगर बहुजन समाज पार्टी भी इस अलायंस में आ जाती है। यानी तय हो चुका है कि जिस फर्जी खबर के जरिए, जिस प्रोपेगेंडा के जरिए इंडिया गठबंधन में खासतौर पर उत्तर प्रदेश को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी नाराज हो जाएगी या बहुजन समाज पार्टी के आने से अखिलेश यादव और जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन छोड़ देंगे, वो तो होने नहीं जा रहा है। अब सवाल इस बात का है कि देर सवेर ही आखिर कब बहुजन समाज पार्टी ये तय करेगी कि वो इंडिया गठबंधन के साथ आए। ऐसे में सीट बंटवारा उत्तर प्रदेश में भी लगभग तय है, सीटों का ऐलान बाकी है, कुछ बातचीत के दौर बाकी है। यानी कि इंडिया गठबंधन बहुत सलीके से एक एक कर हर राज्य में जहां पर भी गठबंधन के साथियों की संख्या ज्यादा है, वहां बातचीत के जरिए सीटों का ऐलान कर रही है। ये बहुत समझदारी इंडिया गठबंधन की तरफ से अब तक देखने को मिल रही है। शायद इंडिया गठबंधन और विपक्ष के नेताओं को पता है कि अगर 2024 में वो बेहतर नहीं कर पाए तो आने वाले 2029 के लिए उनकी राह और भी मुश्किल हो जाएगी। समीकरण पूरी तरह से बदल जाएंगे, कुछ पार्टियों का वर्चस्व या वजूद ही खत्म हो जाएगा। ऐसे में ये चुनाव विपक्ष के नेताओं के लिए बहुत अहम है, या यूं कहें कि करो और मरो वाली स्थिति है कि अगर आप अब भी अपनी हठधर्मिता पे अड़े रहे, सीटों को लेकर डटे रहे, मानने को तैयार नहीं रहे, तो ऐसा ना हो कि चुनाव के नतीजे जब आए तब आपका सियासी वजूद ही खत्म हो जाए। शायद इस बात की आहट विपक्ष के नेताओं को हो गई है और विपक्ष को लग रहा है कि इंडिया गठबंधन के गठजोड़ के साथ ही जो पहली लड़ाई विपक्ष ने जीती है, उसी लड़ाई को आगे बढ़ाना है, उस जीती हुई बाजी को अगली बाजी में बदलना है और फिर उस जीत के साथ नतीजे क्या आएंगे इसको लेकर शायद बीजेपी भी परेशान है। क्योंकि सीट बंटवारा जिस तरीके से हो रहा है और सीट बंटवारे के साथ गठबंधन के साथी बहुत खुश नजर आ रहे हैं और नाराजगी दिख नहीं रही है। दो ध्रुव पर खड़े हुए विपक्षी दल भी एक साथ मंच पर जब नजर आ जाएं और फिर कह दें कि हम सीट बंटवारे से खुश हैं, या फिर नाराजगी की खबरें आए और उसे दरकिनार करके ये कह दिया जाए कि जो नाराजगी की खबरें आई थी वो गलत थी, तो फिर समझिए कि स्थिति इंडिया गठबंधन की बेहतर होती जा रही है। विपक्ष जिस तरह से जमावड़ा लगाकर एक मंच पर बैठा था इंडिया गठबंधन की पहली बैठक से लेकर और अब हुई इस बैठक तक, तमाम चीजों को सुलझाने के लिए लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत इंडिया गठबंधन देश की जनता के सामने जब आएगा तो क्या वो वादे और वो चुनावी समझौते काम आएंगे? क्योंकि बीजेपी के लिए इस वक्त देश की सियासत में खुद के वजूद को बचाकर रखना और चौथी बार 400 के पार, तीसरी बार 400 के पार का नारा देने वाली बीजेपी क्या अपनी इस लड़ाई को जीतेगी? क्योंकि विधानसभा चुनाव जो आए उसके नतीजों में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश बीजेपी ने ऐसे जीता मानो वो 2024 के लिए अपने रास्ते को आसान कर रहा है। लेकिन बीजेपी की इस जीत के बाद जब मुख्यमंत्री चुनने की बारी आई तो हफ्तों का इंतजार करना पड़ा, और उस हफ्तों के इंतजार के बाद भी जो नाम सामने आए उन नामों ने बीजेपी के भीतर की नाराजगी को और मुखर कर दिया है। ऐसे में बीजेपी अपने भीतर के संकट से कैसे निपटेगी? दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन न सिर्फ अपने गठबंधन के सहयोगियों की तादाद को बढ़ा रहा है बल्कि
सीट बंटवारे में भी कोई नाराजगी नजर नहीं आ रही है। ऐसे में देखना यह होगा कि बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे के सहारे ही आगे बढ़ेगी या विपक्ष की जो रणनीति है, आम आदमी के मुद्दे, रोटी रोजगार, सड़क पानी और शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा, क्रोनिक कैपिटलिज्म का मुद्दा, और इन मुद्दों के आश्रय विपक्ष जब बीजेपी पर हमले बोलेगा तो उसका जवाब बीजेपी के पास क्या होगा। बहरहाल अब तक के पूरे घटनाक्रम में जहां कर्नाटक में भी सहयोगियों को ढूंढती हुई कांग्रेस नजर आ रही है, तो केरल से लेकर उड़ीसा तक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस मजबूत होती जा रही है। आंध्र प्रदेश में जिस तरह से वाईएसआर कांग्रेस के एक धड़े को तोड़ लिया गया, यानी जगनमोहन रेड्डी की बहन कांग्रेस में शामिल हो गई, तो लग यह रहा है कि तेलंगाना के बाद अब आंध्रा का नंबर है। तेलुगु देशम पार्टी से कर्नाटका कांग्रेस के नेताओं की लगातार बातचीत जारी है। आने वाले वक्त में अगर चंद्रबाबू नायडू साथ में आते हैं तो क्या आंध्रा के समीकरण बीजेपी के लिए और मुश्किल खड़ी कर देंगे, क्योंकि बीजेपी दक्षिण भारत में तो है नहीं, और ऐसे में उत्तर भारत में भी समीकरण इंडिया गठबंधन बीजेपी के बिगाड़ रहा है। टिकट बंटवारा, सीट बंटवारा, और ऐसे में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कब आएगी, इस पर सबकी नजर है। खबरें तो यह भी बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द टिकट बंटवारा होने के बाद सीटों का ऐलान भी हो जाएगा, क्योंकि वक्त कम है और वक्त कम होगा तो आपको तैयारियों के लिए भी वक्त कम मिलेगा। ऐसे में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान यह तय कर देगा कि इंडिया गठबंधन कितनी मुस्तैदी के साथ बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए तैयार बैठा है। आम आदमी पार्टी के साथ सबसे बड़ा पेच यह था कि आखिर कैसे वो दिल्ली कांग्रेस यूनिट को मनाएगी, लेकिन जब बातचीत हुई तो हमने देखा उन तस्वीरों में कि किस तरह से दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली भी उस बैठक में, उस बातचीत में शामिल थे। संदीप दीक्षित जैसे नेता जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ अक्सर मुखर ही रहते हैं और वो कतई मानने को तैयार नहीं होते हैं कि आम आदमी पार्टी से कोई समझौता भी किया जाए, वो भी इस गठबंधन से राजी नजर आ रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि गठबंधन होगा तो अच्छा होगा, यानी कि कांग्रेस तय कर चुकी है कि अगर चुनाव जीतना है तो कुछ अपने हिस्से की जमीन बांटनी पड़ेगी, और कांग्रेस उस जमीन को बांटने के लिए भी तैयार है, क्योंकि कांग्रेस को पता है ये सत्ता की लड़ाई पार्टी के वजूद की भी लड़ाई है, क्योंकि अगर सत्ता हासिल नहीं होती है तो पार्टी को एक बार फिर से ताकत दिलाना और मुश्किल होता जाएगा। दूसरी तरफ न्याय यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी जब कर रहे हैं तो इंडिया गठबंधन को इससे भी बहुत उम्मीद है कि माहौल जो बनेगा और उस बनते माहौल के बीच विपक्ष के साथ सहयोगी दलों का साथ अगर मिलता है तो सीट बंटवारा और मजबूत हो जाएगा, और सीट बंटवारे को लेकर जो विपक्ष बार बार चुनौतियों का सामना करता है वो इस बार नहीं करेगा। कहीं से भी किसी तरह की हलचल, नाराजगी की फिलहाल इंडिया गठबंधन में दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि साफ है तमाम विपक्षी पार्टियों को पता है कि अगर 2024 का ये लोकसभा चुनाव वो हारते हैं तो फिर मुश्किलें उनके सियासी वजूद की, उनकी सत्ता की, उनकी ताकत की आकर खड़ी हो जाएंगी। लिहाजा कांग्रेस अपने हिस्से की जमीन बांटने को तैयार है और विपक्ष के और दल भी ये समझने को तैयार हैं कि हाँ ठीक है, अगर हमें कुछ कम मिलता है तो उससे तो बेहतर है कि हम विपक्ष में बैठे रहें। अब सवाल इस बात का है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती के लिए कह दिया कि वो बड़ी नेता हैं, उन्हें सम्मान मिलना ही चाहिए और उनके खिलाफ तो हम कतई नहीं हैं, अगर वो इंडिया गठबंधन में आती हैं तो हमारी कोई नाराजगी नहीं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी क्या देर सवेर ही सही आखिर में फैसला कर ही लेगी कि इंडिया गठबंधन में आना है, क्योंकि विकल्प बहुत कम है। अगर आप इंडिया गठबंधन में नहीं हैं तो आप एनडीए के साथ जाएं, और अगर आप एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों को ही नकारते हैं तो फिर अलग से एक मोर्चा बनाकर कितनी सीटें आप हासिल कर पाएंगे और अपनी पार्टी को कितना और मजबूत कर पाएंगे, यह और बड़ा सवाल है। और अगर ऐसे में बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सेदार बनती है, अखिलेश यादव के साथ, कांग्रेस के साथ और आरएलडी के साथ चुनावी मैदान में उतरती हैं, तो मजबूती इंडिया गठबंधन को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी इससे पहले समाजवादी पार्टी के साथ सरकार बना नहीं पाई है या चुनाव नहीं लड़ पाई है। पिछला चुनाव हालांकि ये गठबंधन हार गया था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी एक साथ आ गए थे। तो क्या एक बार फिर दोहराया जाएगा वही समीकरण, और इस बार क्या दोनों ही पार्टियां अपने अपने हिस्से की जमीन बांटने के लिए तैयार होगी? क्योंकि टिकट बंटवारा ही सबसे बड़ा पेच है और यही
पेच अगर सुलझ गया और ये जंग विपक्ष जीत गया तो समझ लीजिए कि ये दूसरी जंग होगी जो विपक्ष जीतेगा। पहली जंग तो विपक्ष ने वो जीती कि आपके पास एक गठबंधन है जिसके सहयोगी मजबूत हैं और वो छिटक कर दूर नहीं जा रहे हैं। आपके पास एक गठबंधन का नाम भी है। दूसरी लड़ाई टिकट बंटवारे की है। अगर ये आप आसानी से जीत लेते हैं, क्योंकि ये लड़ाई आपके भीतर की लड़ाई है, और इस लड़ाई को अगर आप जीतते हैं तो आपके सामने देश को एक विकल्प देना बहुत आसान हो जाएगा और देश की जनता के सामने आप एक नाम रख पाएंगे, उम्मीदवारों की पहचान रख पाएंगे और बता पाएंगे कि इंडिया गठबंधन भी एक मजबूत विकल्प के तौर पर आपके सामने है। बोलते हिंदुस्तान के आप तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, उस वीडियो को आगे तक बढ़ाएं।